परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज अनुनासिक संधि पढ़ने से पहले आपको बताता हूं कि व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों की कैसी बाजीगरी है, क्या खेल है व्यंजन वर्णों का। तो आज आपको अनुनासिक संधि समझाने से पहले व्यंजन वर्णों का वह खेल बताता हूं जिस रहस्य को आप जानने के लिए आतुर होंगे। मैंने जो अनुभव किया है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो विलंब न करते हुए आप देखिए व्यंजन वर्णों की बाजीगरी कैसे है व्यंजन संधि में। जितनी भी व्यंजन संधि मैंने आपको पढ़ाई हैं उस सारी व्यंजन संधियों को एक बार में कम से कम समय में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और दिखाता हूं कि कैसे विद्वानों ने इन व्यंजन वर्णों का मेल करके संधियों का नामकरण किया और नियम बनाए। तो आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं आज सबसे खास कुछ स्पेशल आपके लिए। आइए चलते हैं। देखिए बंधुओं, मैंने यहां पर कुचु टुत्तुपु जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन 5 वर्गों के साथ ऊष्म वर्ण शामिल कर लीजिए। इन वर्णों का खेल है व्यंजन संधि में। केवल इन 25 से 29-30 वर्णों के बीच घूमता है व्यंजन संधि का खेल। अब आपको समझना है कि कैसे घूमता है, कैसे इसमें जो कलाकारी है वो आपको आज मेरे साथ समझनी है। और ध्यान रखिए, कृपया पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पर आप इस रहस्य को समझ पाएंगे। आइए, 5 वर्ग मैंने यहां पर लिख दिए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और मैंने तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार यहां पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि तालव्य सकार का तात्पर्य चावर्ग से ही होता है और मूर्धन्य सकार का तात्पर्य टवर्ग से होता है और दंत सकार का तात्पर्य तवर्ग से होता है। इसलिए मैंने इनको साथ में दे दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि संधि करते समय इसको आपको भली प्रकार से समझना है। इन तीनों सकारों को किस वर्ग के साथ योग किया गया है वो यहां पर मैंने संकेतित कर दिया है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, जब व्यंजन संधि मैंने आपको पढ़ाई थी तो इष्टुत्व संधि पढ़ाई थी। इष्टुत्व संधि का किन वर्णों से या किन वर्गों के वर्णों से खेल है वो देखिए कैसे है। देखिए, यदि चवर्ग और तवर्ग, चवर्ग तवर्ग का मेल होता है, तब चवर्ग और तवर्ग मिलकर संधि बनती है इष्टुत्व संधि। तो संधि का नामकरण क्या है? इष्टुत्व संधि। देखिए, मैं इन्हीं वर्णों में अभी सारी संधियों को आपको बता दूंगा कैसे बनेगी। तो ये पूरा जो वर्ग है, चावर्ग और तालव्य सकार और तवर्ग और दंत सकार, इन दोनों के योग से संधि बनती है बंधुओं इष्टुत्व संधि। नियम आप समझ लेंगे और मेरा पिछला वीडियो भी आप देख लेंगे। अब दूसरी संधि जो मैंने पढ़ाई थी आपको, इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि के लिए आपको क्या करना है कि ये जो टवर्ग है, इस टवर्ग और मूर्धन्य सकार को इसी तवर्ग और दंत सकार से जब योग होता है, इन वर्णों का जब इन वर्णों से योग होता है तो संधि बनती है बंधुओं इष्टुत्व संधि। देख रहे हैं ना आप? जब आप इस चित्र को अपने मन में बसा लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी संधियों में जो दुविधा होती है उससे बचने के लिए। तो 2 संधियां आपकी क्लियर हो गई कि चवर्ग और तवर्ग के साथ जो संधि होती है उस संधि का नाम है इष्टुत्व संधि, और इसी प्रकार जब टवर्ग और तवर्ग की संधि होती है तो उस संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। दोनों संधियों में तवर्ग होता है, बस चवर्ग होगा तो इष्टुत्व और टवर्ग होगा तो टुत्व। आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा है इष्टुत्व, तो इष्टुत्व का मतलब है टवर्ग होगा तवर्ग के साथ। यहां देखिए इष्टुत्व अर्थात चवर्ग होगा तवर्ग के साथ।
और आगे जो यहाँ तालव्य सकार है, यहाँ मूर्धन्य सकार है। ठीक है, ये दो संधियां आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने पढ़ाई थी आपको जसत्व संधि। इसके बाद अब जसत्व संधि दो प्रकार से थी, एक पदांत एक अपदांत। जो पदांत संधि थी वो झलाम जसो अंत्य सूत्र से हो रही थी, और जो अपदांत थी वो झलाम जस झसी से हो रही थी। अब यहां पर आपको बताने से पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, जो प्रत्याहार आपको बनाने हैं। देखिए, जो झलाम जसो अंत्य सूत्र था वहां पर जो झल था वो कैसे होगा क्लियर। देखिए, यहां से मैंने आपको बताया था कि झल प्रत्याहार में एक वर्ण और यहां पर शामिल कर लीजिए, ह। आप झा से लेकर के ला तक जब वर्णों को गिनेंगे तो ये तीनों सकार भी उसमें आ जाएंगे और हा भी आ जाएगा। ये सब बंधु हो जाए झल। ये क्या बन जाएगा बंधु? झल। क्या कहने का मतलब है, इन अनुनासिक वर्णों को छोड़ दीजिए, शेष सभी झल हैं। ठीक है, जब पदांत में झल हो, जब पदांत में पद के अंत में इनमें से कोई सा वर्ण हो तो बंधुओं जस हो जाता है। क्या हो जाता है? इन वर्णों के स्थान पर ये जो सकार है उनको छोड़ दीजिए, जो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग है, तो जस हो जाता है। और जस का तात्पर्य है अर्थात ये तीसरा वर्ण। तो कौन सी संधि हो जाएगी? पदांत जसत्व। पदांत जसत्व संधि। ठीक है बंधुओं, पदांत जसत्व संधि होगी जब किसी पद के अंत में ये झल वर्ण हो तो इन वर्णों के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा और ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जो जसत्व संधि होता है। बस इतना आपको याद रखना है, जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आदेश होगा। जो भी वर्ग होगा उसी का तीसरा अक्षर आदेश होगा। उदाहरण के तौर पर आपने ध्यान करेंगे तो वाक धन ईस, तो क था, वाक में क्या था? क, तो क के स्थान पर क्या हो गया? ग। तो इस तरीके से पदांत जसत्व संधि मैंने आपको पढ़ाई थी। यहां पर संधि नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल संधि का खेल बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आपने अपने माइंड में बसा लिया, जब झल वर्ण हो पदांत में तो उसके स्थान पर जस हो जाता है। ठीक, अब बात आती है अपदांत जसत्व। कौन सी? अपदांत जसत्व। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्या? मैं यहां पर लाइन बनाता हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये पंक्ति मैंने यहां पर बना दी है, अर्थात इनको दो हिस्सों में बांट दिया है। जरा इनको आप रोक लीजिए, तीनों सकार का यहां पर मत साथ लीजिए। जब तीसरा और चौथा वर्ण, समझ रहे हैं ना, तीसरा और चौथा वर्ण जब आप लेंगे, तीसरे और चौथे वर्ण को जब लेंगे तो प्रत्याहार आपका बनेगा झस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनेगा? झस। ठीक है बंधुओं, कौन कौन से वर्णों से? तीसरे और चौथे वर्णों से। तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण झस प्रत्याहार बनता है। अब बात आती है, मैं आपको बताता हूं अपदांत जसत्व संधि, जो कि झलाम जस झसी सूत्र से बनेगी। उसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि झल वर्णों के पश्चात, झल वर्णों के पश्चात यदि झस आए, झल वर्णों के पश्चात यदि तीसरे और चौथे वर्ण का कोई वर्ण आता है तो जस हो जाता है। आदेश जस ही होगा, तीसरा वर्ण ही आदेश होगा। लेकिन अपदांत जसत्व संधि में यह शर्त है कि परे झस होना चाहिए। तो झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं बंधुओं? तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण। तो ये आपने क्लियर हो गया। अब जब झल, और देखिए एक बात यहां पर बता दूं, यहां पर झल प्रत्याहार की जो संधि बनी तो आपकी पदांत जसत्व हो गई। ठीक है, अब झल के साथ झस जुड़ जाए, झल और प्लस झस होगा तो क्या हो जाएगा बंधुओं? जस आदेश हो जाएगा झल के स्थान पर और संधि का नामकरण हो जाएगा अपदांत जसत्व संधि, जो कि झलाम जस झसी सूत्र से होगी। ठीक है,
जसत्व संधि में मैंने दो तरीके अपना दिए हैं आपके सामने, पदांत और अपदांत के आधार पर। एक में तो झल होगा तो तीसरा वर्णादेश हो जाएगा, दूसरे में क्या है, झल के परे यदि झस होगा तो भी तीसरा वर्णादेश हो जाएगा। तो अब आपने जसत्व संधि को समझ लिया, तीन संधि क्लियर हो गई, इष्टत्व संधि, इष्टत्व संधि और जसत्व संधि। ठीक, अब मैंने आपको एक संधि पढ़ाई थी, खरिचा पढ़ाई थी ना, ध्यान है, खरिचा सूत्र से चत्व संधि पढ़ाई थी। खरिचा सूत्र था और चत्व संधि थी, वो कैसे होगी उसमें भी आप ध्यान रखेंगे। कि झल का काम जरूर है, झल को नहीं भूलेंगे। ये चित्र जब आपके सामने रहेगा तो आपको बार बार मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको याद आ जाएगा झल क्या होता है। तो झल वर्ण आपके सामने है, ये सभी तीनों सकार भी आएंगे झल में और हा भी आएगा, और ये चारों जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग के वो भी आएंगे। तो झल के परे यदि खर हो, अब देखिए खर कहां पर है तो उसको समझना है आपको। मैंने ये जो लाइन है इसीलिए बनाई थी, इस लाइन के इस तरफ जाएंगे, तीसरा चौथा वर्ण लेंगे तो झस हो जाएगा, और यदि इस तरफ जाएंगे तो खर हो जाएगा। कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा, खर। पहला और दूसरा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब देखिए सूत्र क्या कह रहा है, चत्व संधि में खरिचा, झलाम खरिचा कह सकते हैं आप, कि झल वर्ण के परे यदि खर का वर्ण हो तो झल के स्थान पर चर आदेश होगा। देखिए व्यवहारिक रूप से कैसे समझेंगे, जब इन झल वर्णों के परे पहला दूसरा वर्ण आ जाता है तो चर आदेश हो जाता है। और चर का तात्पर्य मैं आपको बताता हूं, चर में आपके वर्ण आएंगे, तीनों सकार भी आएंगे, ठीक है, चर में आपके इतने सारे वर्ण आ जाएंगे। हाँ, आपका चर, चट तप और सस सर, पांचों वर्ण आ जाएंगे आपके प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर, और तीनों सकार आ जाएंगे, ये आपका बनेगा चर। अब लगातार आप यहां पर समझ रहे हैं कि झल कहां पर है, जस कहां पर है, और खर कहां पर है, और आप चर कहां पर है। तो अब आप समझिए, जब झल वर्ण के परे यदि खर हो अर्थात पहला दूसरा वर्ण हो तो झल के स्थान पर चर अर्थात पहला वर्ण आदेश हो जाएगा। मैंने चत्व संधि आपको पढ़ा चुका हूं, उस चत्व संधि को आप पढ़ेंगे, देखेंगे और उदाहरण सहित आप समझ लेंगे। अब देखिए कितनी संधि मैंने पढ़ा दी आपको, इष्टत्व संधि, इष्टत्व संधि, जसत्व संधि और चत्व संधि। ठीक, अब आपको पढ़ानी है मुझे अनुनासिक संधि। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कैसी बाजीगरी है, देखिए इन वर्णों का खेल चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि इनको क्यों छोड़ रखा है, ये जो पंचम वर्ण है इन्हें अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, ये अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं, और इनका जो प्रत्याहार बनता है वो कौन सा प्रत्याहार है बंधु, यम प्रत्याहार, यम अणनम प्रत्याहार है। तो अब आपको बताना है कि ये जो पंचम वर्ण बचा है इसका भी कहीं ना कहीं संधि होगी, तो उस संधि को जब हम करेंगे तो इसके आधार पर जब संधि करेंगे उस संधि का नामकरण होगा अनुनासिक संधि। अब मैं अपने टॉपिक पर पहुंचा हूं कि अनुनासिक संधि आपको समझाना है। पहले यहां पर ऐसे ही समझा देता हूं, फिर मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं कैसे अनुनासिक संधि कैसे होगी। देखिए जब किसी शब्द के परे ये अनुनासिक वर्ण हो, अर्थात जो परे वर्ण है वो अगर पंचम वर्ण है, यदि अनुनासिक है तो आगे वाला जो वर्ण है उसका पंचम अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तात्पर्य है परे यदि अनुनासिक है तो आगे भी अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, अपने वर्ग का पंचम हो जाएगा। अभी मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूं और सूत्र भी आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए बंधुओं, मैंने अनुनासिक संधि का सूत्र भी यहां पर लिख दिया है।
उसको समझ लीजिए। एरो अनुनासिके अनुनासिको वा, एरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अब इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा एयर प्रत्याहार को। एयर के अंतर्गत बंधुओं समस्त व्यंजन आ जाएंगे, केवल आप हा को छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिए? केवल हा को छोड़ दीजिए। नोट कर लें आप, हा को मत लीजिए। सभी व्यंजन आपके एयर हैं, इतना तो याद कर ही सकते हैं। ह को छोड़कर समस्त व्यंजन एयर के अंतर्गत आते हैं। तो यदि एरो अनुनासिके अनुनासिको बा, यहां विकल्प है। कैसे? यदि, अभी उदाहरण बताएंगे तो आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। यदि यर के पश्चात जो पंचम वर्ण था अभी अनुनासिक वर्ण, यदि यर के पश्चात अनुनासिक वर्ण आया है तो अपने वर्ग का पंचम अक्षर विकल्प से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? विकल्प से। अभी समझिए, देखिए कैसे। यहां पर देखिए, ये तद द है, अब द है तो ये आपका यर प्रत्याहार का वर्ण है। यहाँ टा है, ये भी आपका यर प्रत्याहार का वर्ण है। यहाँ दा, यहाँ ग, यहाँ ता, ये दा, ये सभी यर प्रत्याहार के वर्ण है। ठीक है। अब यर प्रत्याहार के बाद या यर वर्ण के पश्चात यदि अनुनासिक हो तो उसको नोट करना है। अनुनासिक म, अनुनासिक म, अनुनासिक म, अनुनासिक न, अनुनासिक न, अनुनासिक म, अनुनासिक न, म। तो यर के पश्चात अनुनासिक वर्ण आपको दिख रहा है। ठीक है। ये तो हो गई आपकी शर्त कि यर के पश्चात यदि अनुनासिक वर्ण हो तो अनुनासिक वर्ण विकल्प से हो जाएगा। किसके स्थान पर? यर के स्थान पर। अब इसके स्थान पर अनुनासिक वर्ण विकल्प से हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसी वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से होगा। अब देखिए, द का पांचवा वर्ण क्या है? तथा द न। ठीक है। तो द के स्थान पर आपने क्या कर लिया? न कर लिया। अब संधि की आपने तो एतन मुरारी, ये तो हो गया आपका इस सूत्र के माध्यम से पंचम वर्ण करने के पश्चात एतन मुरारी। अब बात आई है कि वह अर्थात विकल्प भी है, तो विकल्प है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आप कुछ ना करिए, जैसा है वैसा ही जोड़ दीजिए, एतद मुरारी। ठीक है। तो विकल्प है कि आप पंचम वर्ण भी कर सकते हैं यर के स्थान पर और आप छोड़ भी सकते हैं, विकल्प है आपके पास। तो दोनों संधि जो की है वो ठीक है। ऐसे ही आप यहां पर जाएंगे, ग के परे मां है तो ग का पंचम वर्ण क्या है बंधुओं? अंग। ठीक है। अब पंचम वर्ण करके जब आप संधि करेंगे तो वांग मूलम बन गया। अब चूंकि यहां विकल्प है तो आप विकल्प के रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है। अभी यहां पर पहुंचते हैं सट मासह। तो सट में ये देखिए टा यर है, पीछे अनुनासिक वर्ण है, तो टा का पंचम वर्ण क्या होता है? अणा। तो आपने इधर अणा कर लिया, इधर आपका मासहा है। अब आपने इसको जब जोड़ दिया तो ये हलंत है अर्थात आधा ही रहेगा, आपका बन गया षणमासाहा। ठीक है। अब यहां विकल्प है तो विकल्प है तो आप ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं, जैसे सट मासाहा, ये आपका विकल्प है। ठीक है। यहां पर चलते हैं, द का पांचवा अक्षर क्या है? ना। तथा द ना, और परे भी ना है। तो जब आप यहां पर संधि करेंगे तो तन नयति, इस तरीके से संधि बनेगी। मैंने क्या किया है? दा का पांचवा वर्ण यहां पर लिख दिया। अब आप चाहें तो विकल्प है आपके पास, तो आप पंचम वर्ण ना कीजिए और आप ऐसे लिख दीजिए
ये भी सही है, तो ये भी सही है बंधुओं। अब यहां पर देखिए उत्धन नति। अब ता का पंचम अक्षर क्या है? न। तब जब पंचम अक्षर आप ना करेंगे तो आपका बन जाएगा उन्नति। ये खासतौर से हिंदी के 3 उदाहरण मैंने यहां पर लिए हैं, जगत धननाथ, उत्धन नति और सतधन मार्ग। तो ये क्या बन गया आपका? उन्नति। ठीक है, यहां पर देखिए जगत धननाथ जब आप जोड़ेंगे तो ता का पंचम वर्ण क्या है? न। न। और परे अनुनासिक वर्ण है, परे अनुनासिक है, इसीलिए ता का पंचम वर्ण यहां पर आ जाएगा और जगन्नाथ बन जाएगा। सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। अब देखिए सतधन मार्ग, मा अनुनासिक वर्ण है और यहां पर त यर है, तो ता के परे मा है, इसलिए ता का पंचम वर्ण आएगा अर्थात न, और यहां पर हो जाएगा सन्मार्ग। आप विकल्प भी कर सकते हैं अर्थात सतमार्ग। तो विकल्प है आपके पास सन्मार्ग, सतमार्ग आप कर सकते हैं। अब ये तो उदाहरण मैंने आपको बता दिए एरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र से विकल्प के साथ प्रस्तुत हो सकते हैं। जहां विकल्प जरूरी है आप कर सकते हैं, जहां विकल्प नहीं बन रहा है वहां छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपने अनुनासिक संधि का एक सूत्र के आधार पर उदाहरण कर लिए। कुछ उदाहरण मैं आपको हिंदी के अभी देता भी हूं, उनको आप कर लेना। अब एक सूत्र है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। इसी संधि में जो अभी मैं विकल्प की बात कर रहा था, ये वार्तिक जो प्रत्यय भाषायाम नित्यम जो वार्तिक है, ये क्या कहेगा कि अवश्य आपको पंचम वर्ण करना पड़ेगा, यहां विकल्प नहीं होगा। कब विकल्प नहीं होगा? प्रत्यय होने पर, भाषायाम भाषा में प्रत्यय होने पर विकल्प नहीं है। यदि परे प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण है, परे जो वर्ण है जैसे मयम, मयम का जो म है, मात्रम का जो म है, ये प्रत्यय के हैं। मयट प्रत्यय, मात्रच प्रत्यय आदि प्रयोग होते हैं। तो जब प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण होगा तब आपके पास विकल्प नहीं होगा। जैसे यहां पर विकल्प था ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, परंतु यदि प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण परे होगा तो विकल्प नहीं है, आपको पंचम वर्ण अवश्य करना पड़ेगा एयर के स्थान पर। यहां पर देखिए द है चिद धनमयम, द आपका क्या है? एयर है। ये ध्यान रखेंगे, एयर के परे अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। और एयर में क्या आते हैं? सभी व्यंजन आते हैं, बस हा को छोड़ दीजिए। तो यहाँ द है, अब पीछे अनुनासिक वर्ण है, वह भी अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का है, इसलिए यहाँ पर हमें दा का पंचम अक्षर अवश्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम संधि करेंगे तो दा का पंचम अक्षर क्या है? त थ द द न। तो यहाँ पर हो जाएगा न, बाकी आपका जो कहते हैं लिख दीजिए चिन्मयम। आपके पास यहाँ पर विकल्प नहीं है, आपको दा के स्थान पर पंचम वर्ण करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर पहुंचेंगे वाक धन मयम, यहाँ भी मय प्रत्यय का म है, और जब प्रत्यय का म है तो आगे का पंचम वर्ण क्या होता है? क क ग। ठीक है, तो यहाँ पर विकार कर दिया आपने, और पीछे आपका जो भी है जो करते हो कर दिया। आपके पास विकल्प नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन परीक्षा में यदि आता है इस संधि का सूत्र, इस संधि का क्या वार्तिक है, तो आप कहेंगे प्रत्यय भाषायाम नित्यम। और देखिए यहाँ पर तदधन मात्रम, यहाँ पर भी जो म है वह आपका प्रत्यय का है, इसलिए यहाँ पर भी दा के स्थान पर हमको अर्थात दा का पंचम वर्ण ना है तो ना करना पड़ेगा, तन मात्रम। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो यहां पर जगह कम थी मैंने नहीं दिखा है, आप इसको करके देखेंगे। अप धन मयम, अप धन मयम। अब पा के स्थान पर प फ ब ब म, तो मैं कर दे रहा हूं। पा का पंचम वर्ण क्या है? म, तो यहां पर पा के स्थान पर आ जाएगा म, इधर आपका मयम है, तो आपका बन जाएगा अमयम। यह आपकी अनुनासिक संधि के कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने रखे। परीक्षा की दृष्टि से इतने उदाहरण पर्याप्त हैं, लेकिन
अति आत्मविश्वास से बचें, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ उदाहरण भी अभी आपको देता हूं। उन उदाहरणों को आप स्वयं कर लीजिए और मिलान भी कर लीजिए, तो अनुनासिक संधि से संबंधित कोई समस्या आपकी नहीं बचेगी। मैंने इस वीडियो में अनुनासिक संधि के अलावा जो व्यंजनों का खेल है वो आपको बताया। आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए, और यदि रुचिकर लगा हो, अच्छा लगा हो, कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो, कुछ संशय दूर हुआ हो, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पिछले वीडियो जो संधि के हैं, जिनको आज मैंने बताया है, उनके लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से संपूर्ण गहराई से व्यंजन संधि समझ में आ सके। तो आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।